आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लान है आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं इनमें कवरेज और बेनिफिट्स तो इंश्योरेंस कंपनीज हमको अच्छे खासे दे देती हैं, लेकिन जब हम क्लेम लेने के लिए जाते हैं तो नई नई टर्म्स एंड कंडीशन सामने निकल कर आती हैं, जिसकी वजह से हमें क्लेम अमाउंट से डिडक्शन फेस करना पड़ता है या हमारा क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि नई कंडीशंस के बारे में हमें पता ही नहीं था। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान को डिटेल्ड वे में समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान को लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन इस प्लान को खरीद सकता है, क्या क्या कवरेज और बेनिफिट्स इस प्लान के अंदर आपको मिलेंगे और इन कवरेज और बेनिफिट्स के साथ क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं, यानी लिमिटेशंस क्या हैं, कहां तक कवरेज आपको मिलेगी। आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान के अंदर दोस्तों दो वेरिएंट आपको मिलते हैं, प्लस वेरिएंट और प्रेफर्ड वेरिएंट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आज के वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम वेटिंग पीरियड भी डिस्कस करेंगे, यानी इस प्लान के अंदर कौन सा इलाज कितने टाइम के बाद कवर किया जाएगा। फिर हम एड ऑन्स को भी जानेंगे। एड ऑन्स वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी के अलावा आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्ट करते हैं थोड़े से ज्यादा पैसे देकर। तो कौन कौन से एड ऑन्स आपको आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान के अंदर मिल जाते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान का पॉलिसी प्रीमियम भी बताने वाला हूं ताकि आपको प्राइस का एस्टिमेट मिल जाए, आपको पता तो चले कि ये पॉलिसी आपके पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं, ये आपके बजट में है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान है या आप लेने की सोच रहे हैं तो आज का सिर्फ ये एक वीडियो इस पूरे प्लान को अच्छे से रिव्यू करने के लिए काफी है। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहला पॉइंट आता है एंट्री एज का, यानी कितने से कितने एज ग्रुप के लोग पहली बार जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वो ये प्लान ले पाएंगे। अगर बात करूं फैमिली फ्लोटर प्लान की, यानी जिसके अंदर एक कॉमन सम इंश्योर्ड होता है, अगर आप इस तरह का फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहते हैं तो एडल्ट जो मेंबर हैं उनकी एज 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो डिपेंडेंट चाइल्ड है, डिपेंडेंट चाइल्ड का क्या मतलब है, जो अपने पेरेंट्स के साथ इस फैमिली फ्लोटर प्लान का हिस्सा है, उनकी एज 91 दिन से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए, तो वो एक फैमिली फ्लोटर आदित्य बिरला एक्टिव फिट पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल प्लान है, इंडिविजुअल प्लान में हर मेंबर का अलग से सम इंश्योर्ड दिया जाता है, तो इसमें एडल्ट्स की एज तो यही रहेगी 18 से 45 साल, लेकिन जो डिपेंडेंट चाइल्ड है जिनका इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड है उनकी मिनिमम एज 5 साल होनी चाहिए। अब इस प्लान के अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप्स को आप अपने साथ कवर कर सकते हैं। अगर आपकी एक इंडिविजुअल पॉलिसी है यानी सबका अलग अलग सम इंश्योर्ड है तो आप बहुत सारे रिलेशंस को एक पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने सन या डॉटर के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। ब्रदर, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, इन सब के लिए, नेफ्यू, नीस की भी आप पॉलिसी ले सकते हैं इन इंडिविजुअल प्लान। लेकिन फैमिली फ्लोटर प्लान की अगर बात करें तो इसमें आप सेल्फ, लीगली मैरिड स्पाउस और 4 डिपेंडेंट बच्चों तक इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी एक फ्लोटर पॉलिसी है और आपका सम इंश्योर्ड, कॉमन सम इंश्योर्ड है बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ। अब बात करते हैं कि आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान के अंदर कितने रुपए की पॉलिसी हम खरीद सकते हैं, यानी कवरेज कितने रुपए की ले सकते हैं। ये स्टार्ट होती है 5 लाख रुपए से और मैक्सिमम जाएगी 1 करोड़ रुपए तक। क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड आप अपने लिए आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान में ले सकते हैं। टेन्योर की बात करें तो आप एक साथ 1 साल, 2 साल और 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी ले सकते हैं। मैक्सिमम आपको 10% तक का लॉन्ग टर्म डिस्काउंट मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान के कवरेज और बेनिफिट्स के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे जरूरी है, वो है रूम रेंट की लिमिट। यानी आप जब किसी भी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट जब एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो वो किस कैटेगरी का रूम ले सकता है, एलिजिबिलिटी किस कैटेगरी की है, तो रूम रेंट के ऊपर हो या फिर आईसीयू के चार्जेस हो, किसी तरह की कोई भी कैपिंग इन दोनों के ऊपर नहीं है। लेकिन यहां पर रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस का क्लोज एप्लीकेबल है। ये क्या कहता है कि आपकी रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप जब इलाज करवाने जाएं तो आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ये कंपनी कैसे डिसाइड करेगी और अगर ये महंगा पाया जाता है तो कंपनी क्या करेगी। अब देखिए, मैं इलाज करवाने के लिए जाता हूं, जो मेरे शहर की मेडिकल इन्फ्लेशन है वहां पर आराम
आराम से 5 से 6 से 7 हजार रुपए में एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल जाता है। लेकिन जहां पर मैं इलाज करवा रहा हूं उस हॉस्पिटल ने मुझसे 15,000 रुपए चार्ज कर लिए इस सिंगल प्राइवेट एसी रूम के। तो यहां पर रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लोज एप्लीकेबल हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी आपके टोटल क्लेम अमाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगी। तो आपको करना क्या है, जब भी आप किसी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं और जिस भी पॉलिसी के अंदर रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लोज है, वहां पर आपको खुद बार्गेन करना है। वहां पर आपको खुद ये देखना है कि हॉस्पिटल ज्यादा महंगे चार्जेस तो नहीं लगा रहा है, नहीं तो अल्टीमेटली आपके क्लेम अमाउंट से पैसा कटने वाला है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो 12 की 12 जो लिस्टेड मॉडर्न ट्रीटमेंट है, जो IRDA द्वारा लिस्टेड है, वो सभी कवर्ड है और किसी भी मॉडर्न ट्रीटमेंट के ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है। अब बारी आती है HIV, एड्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। इन तीनों से जुड़ा हुआ कोई भी इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, यानी इन तीनों ही मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, रिलेटेड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से किसी को एडमिट होना पड़ता है इलाज के लिए, तो वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेगा। मेंटल केयर कवर, यानी अगर कोई दिमागी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, जैसे कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, तो वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेगा। डेली कैश बेनिफिट फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, ये क्या बेनिफिट है? अब जैसा कि मैंने बताया इस पॉलिसी के अंदर रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन इलाज के दौरान मैं चाहता हूं कि मुझे अलग से रूम नहीं लेना है, मैं किसी दूसरे पेशेंट के साथ रूम शेयर भी कर लूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या मैं ये कहूं आपकी एफिशिएंट चॉइस की वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ बेनिफिट पास ऑन करेगी, जिसे शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट कहा जाता है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 से 10 लाख रुपए के बीच में है, यानी आपकी पॉलिसी 5 से 10 लाख रुपए के बीच में कवरेज देती है, तो 800 रुपए पर डे जिस दिन आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेंगे, और मैक्सिमम 6 दिन के लिए मैक्सिमम 4800 रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं पर हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी 15 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है, तो 1000 रुपए पर डे ऑफ शेयर्ड अकोमोडेशन और मैक्सिमम 6000 रुपए तक पर हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? आईसीयू में लिया गया ट्रीटमेंट जो होगा वो इस बेनिफिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट आता है दोस्तों डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट क्या होती हैं? अब ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए 24 घंटे का एडमिट होना इलाज के लिए जरूरी है, तभी आपको इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं। लेकिन आजकल छोटे छोटे ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं जो कि 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है और पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है, तो उसमें 24 घंटे का एडमिट रहना जरूरी नहीं है और इस तरह के प्रोसीजर्स को डे केयर प्रोसीजर्स कहा जाता है। डे केयर प्रोसीजर्स की पूरी लिस्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर मिलेगी। तो जो लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर हैं वो भी ये प्लान कवर करेगा। एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई ओपीडी का खर्चा है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का खर्चा है, यानी आप डॉक्टर के पास दिखाने गए और दवाइयां लेकर वापस आ गए, उसे आप डे केयर ट्रीटमेंट नहीं कह सकते, तो ओपीडी के एक्सपेंसेस इसके तहत कवर नहीं होंगे। अब बारी आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं और उनका क्लेम अप्रूव कर दिया जाता है, तो एडमिट होने से 90 दिन पहले के और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी कवर किए जाएंगे, जिसे रिम्बर्समेंट तौर पर आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना होगा। ये खर्चे कौन कौन से होंगे? इसमें आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन फीस, साथ साथ जो दवाइयों के खर्चे हैं वो, और इसके साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट का भी जो आपको खर्चा हुआ है 90 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 180 दिन बाद, वो भी आप इंश्योरेंस कंपनी से प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट कवरेज आता है दोस्तों डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी घर पर ही इलाज लेना। पेशेंट इस कंडीशन में है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जा सकता, या फिर हॉस्पिटल्स में बेड्स या रूम्स ही अवेलेबल नहीं है, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी घर पर भी इलाज लिया जा सकता है। अगर ये दोनों कंडीशंस होती हैं, अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन है, तो घर पर भी इलाज लिया जा सकता है। कुछ कंडीशंस हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है, वो ये कि ये ट्रीटमेंट कम से कम 3 दिन की होनी चाहिए। इससे कम टाइम की ट्रीटमेंट को डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके द्वारा ये लिखित में होना चाहिए कि जो पेशेंट है इस कंडीशन में नहीं है कि ये हॉस्पिटल में आ सके, तो इसलिए इन्हें घर पर ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और तीसरा, जो भी डोमिसिलरी ट्रीटमेंट अगर आपका क्लेम अप्रूव होता है तो उसके प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो भी ये पॉलिसी कवर करेगी। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो इसी कवरेज में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है होम केयर ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में तो हमारी मजबूरी थी कि हम घर पर इलाज ले रहे हैं, लेकिन होम केयर ट्रीटमेंट के अंदर हम अपनी चॉइस से ही घर पर इलाज लेना चाहते हैं, तो वो भी ये प्लान कवर करेगा। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन तो ये है कि ये डॉक्टर की एडवाइस पर होना चाहिए, यानी कोई डॉक्टर ये कहे कि आपको
आपको घर पर इलाज लेना है तभी आप इस तरीके का होम केयर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। घर पर एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी जैसे हॉस्पिटल में इलाज होना था सेम वही ट्रीटमेंट घर पर भी होना चाहिए। जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वाइटल्स हैं, जो भी मेजरमेंट्स हैं, वो रिकॉर्ड पूरी तरीके से मेंटेन्ड और डॉक्टर द्वारा साइंड होना चाहिए, जो भी डॉक्टर ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और कुछ एडिशनल कंडीशन भी हैं। ये जो होम केयर ट्रीटमेंट है ये कुछ एम्पेनल्ड होम केयर सर्विस प्रोवाइडर्स आपको देते हैं, यानी कुछ ऐसे होम केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप जिनका है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और ये ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको उन होम केयर सर्विस प्रोवाइडर से प्री ऑथराइजेशन लेना होगा कि आप ये ट्रीटमेंट घर पर लेना चाहते हैं। अगर ये ऑथराइजेशन या अप्रूवल आ जाता है उसके बाद ही आप होम केयर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें ओपीडी चार्जेस कवर नहीं किए जाएंगे। अगर कोई आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का कोई खर्चा है तो वो होम केयर ट्रीटमेंट में कवर नहीं किया जाएगा। और ये इस तरह की जो प्री ऑथराइजेशन है जो आपको होम केयर ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइडर से नहीं मिलती है, तो फिर आपको किसी कैशलेस या एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जाकर ये ट्रीटमेंट करवाना होगा। यानी होम केयर ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको पहले इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेना होगा, फिर किसी लिस्टेड सर्विस प्रोवाइडर से ही आप होम केयर ट्रीटमेंट की सुविधाएं ले सकते हैं। अब बारी आती है रोड एम्बुलेंस कवर की। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हम रोड एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कितना खर्चा क्लेम किया जा सकता है। अगर ट्रीटमेंट के लिए आप किसी कैशलेस हॉस्पिटल्स में यानी नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो रोड एम्बुलेंस के खर्चे के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर ये कोई नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो पर हॉस्पिटलाइजेशन पर इवेंट आपको 3000 रुपए क्लेम के तौर पर आप ले सकते हैं, बशर्ते ये क्लेम अप्रूव किया गया हो। और ये जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं ये भी रजिस्टर्ड एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी टैक्सी या प्राइवेट कार में ले जाते हैं और उसके बदले आप एम्बुलेंस का खर्चा क्लेम करते हैं तो वो चार्जेस वैलिड नहीं होंगे। अब यहां पर एक और हिडन कंडीशन है जिसके बारे में मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं जो बाद में हमें परेशान करती हैं। क्लेम अमाउंट से कुछ डिडक्शंस हमें फेस करनी पड़ती है जो बिल्कुल सरप्राइजिंग हो सकता है। तो रोड एम्बुलेंस में क्या है, जब इलाज के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल से घर लेके जाया जाता है उस समय अगर आप एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो चार्जेस इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। अब बारी आती है ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की, यानी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जो इंश्योर्ड पर्सन है उन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है तो वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको कवर नहीं किया जाएगा, उनको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला एक्सक्लूजन है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ डोनर, यानी जो ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं तो वो इस प्लान में कवर नहीं किए जाएंगे। दूसरा एक्सक्लूजन है स्क्रीनिंग ऑफ डोनर, यानी डोनर ढूंढने का जो खर्चा है वो ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। तीसरा एक्सक्लूजन है अगर ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो भी ये प्लान कवर नहीं करेगा। और कोई ऐसे खर्चे हैं जो ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन, कई बार ऐसा भी तो होता है कि सेम सिटी में ऑर्गन अवेलेबल नहीं है, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है दूसरे शहर से, तो इस तरह के खर्चे, या फिर कई बार ऑपरेशन उसी समय नहीं हो पाता है तो ऑर्गन को प्रिजर्व करके भी रखना पड़ता है, तो वो वाले खर्चे, ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन और प्रिजर्वेशन के भी खर्चे इस प्लान में कवर नहीं किए जाएंगे। अब दोस्तों बारी आती है आयुष की, यानी आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ये भी ट्रीटमेंट्स कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, लेकिन आपको रिम्बर्समेंट क्लेम लेना होगा। आपको कैशलेस क्लेम आयुष का यहां पर इस पॉलिसी के अंदर नहीं मिलेगा। और भी कुछ चीजें हैं जो कवर्ड नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है एक्सक्लूजन्स में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी आयुष के तहत अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनके प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर नहीं किए जाएंगे। ओपीडी के खर्चे भी कवर नहीं किए जाएंगे। और ये आयुष ट्रीटमेंट विद इन इंडियन ज्योग्राफिक लिमिट से कवर्ड है। आउटसाइड इंडिया अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो भी इस प्लान में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट बेनिफिट बहुत जरूरी है दोस्तों, इसका नाम है बिंज रिफिल। बिंज रिफिल को आप रिस्टोरेशन या रिफिल बेनिफिट भी कह सकते हैं। जब आपका बेस सम इंश्योर्ड, कोई भी नो क्लेम बोनस है, क्यूमुलेटिव बोनस है, सारे जो आपके एक्यूमुलेटेड एक्रूड जो बेनिफिट्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ये जो बिंज रिफिल बेनिफिट है ये काम करेगा। बिंज रिफिल क्यों कहा गया है? एक तो ये सम इंश्योर्ड के 100% तक है और बिंज रिफिल है तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, यानी जब भी आपका सम इंश्योर्ड खत्म होगा अप टू 100% ये दोबारा से आपके सम इंश्योर्ड को रिफिल कर देगा। और खास बात ये है ये पहले क्लेम से ही एप्लीकेबल है, इसलिए ये बेनिफिट है बिंज रिफिल बेनिफिट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट, यानी चाइल्ड बर्थ का खर्चा भी इस प्लान के अंदर कवर किया जा सकता है। अब इस प्लान के अंदर जैसे मैंने बताया था कि 2 वेरिएंट्स हैं, प्लस और प्रेफर्ड। मैटरनिटी बेनिफिट से पहले जो मैंने बेनिफिट्स आपको बताए हैं वो दोनों ही प्लान्स के अंदर, दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर सेम है। मैटरनिटी कवरेज जो मैं बताने वाला हूं वो प्लस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी,
प्रेफर्ड वेरिएंट में आपको मैटरनिटी से जुड़े हुए जो भी बेनिफिट्स मैं बताऊंगा वो सब मिलने वाले हैं। तो अगर आपको विद मैटरनिटी फीचर अगर कोई प्लान चाहिए है तो आपको प्रेफर्ड वेरिएंट के लिए जाना चाहिए, और मैटरनिटी की अगर जरूरत नहीं है, आपका परिवार पूरा हो चुका है या आप नहीं चाहते हैं इन एक्सपेंसेस को हेल्थ इंश्योरेंस में क्लब करना या कवर करना, तो आप प्लस वेरिएंट भी ले सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट्स में क्या क्या फायदे इस प्लान के अंदर हमें मिलते हैं। सबसे पहले तो जो चाइल्ड बर्थ की जो लिमिट बताई गई है, यानी डिलीवरी के कितने एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं, वो जान लेते हैं। अगर ये कोई नॉर्मल डिलीवरी है तो 40,000 रुपए, और अगर ये कोई सी सेक्शन डिलीवरी है तो 60,000 रुपए पर डिलीवरी क्लेम किया जा सकता है। वेटिंग पीरियड क्या है? पॉलिसी खरीदने के 36 महीने तक आप मैटरनिटी का क्लेम फाइल नहीं कर सकते, और ये 36 महीने तक लगातार दोनों पेरेंट्स का इस पॉलिसी में होना जरूरी है। कई बार ऐसे भी होता है सिंगल पेरेंट पॉलिसी खरीद लेते हैं, 2 साल के बाद अपने वाइफ को ऐड किया और कहते हैं कि 3 साल के बाद अब हमें मैटरनिटी का क्लेम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये भी एक छुपी हुई कंडीशन है। दोनों पेरेंट का 3 साल तक 36 महीने तक लगातार इस पॉलिसी में कवर्ड होना जरूरी है, उसके बाद ही आप मैटरनिटी का क्लेम फाइल कर सकते हैं। अगर किसी ने किसी दूसरे प्लान से पोर्ट या माइग्रेट किया है इस प्लान के अंदर और उनके पुराने वाले प्लान में मैटरनिटी का फीचर नहीं था, तो प्रीवियस वाले कंटिन्यूटी बेनिफिट्स का जो उनका टाइम था पुरानी पॉलिसी का, उसे वेटिंग पीरियड के तौर पे काउंट नहीं किया जाएगा। मान लो मेरे पास जो पहले पॉलिसी थी 3-4 साल से वो चल रही थी और मैंने इस प्लान के अंदर अभी पोर्ट कर लिया, मेरी पुराने वाली पॉलिसी में कोई भी मैटरनिटी बेनिफिट नहीं था, तो मुझे यहां पर ही 3 साल पूरे करने होंगे जो मेरा वेटिंग पीरियड है मैटरनिटी का। अगर मेरे पुराने प्लान में मैटरनिटी की कवरेज थी तो पुराने टाइम को भी वेटिंग पीरियड के तौर पे गिना जाएगा। अब इस प्लान के अंदर कितनी डिलीवरीज कवर की जाएंगी? वो मैक्सिमम 2 डिलीवरीज है, लाइफ टाइम 2 डिलीवरी ये प्लान कवर करेगा, और इस प्लान के अंदर प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं। अब मैटरनिटी एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें कवर नहीं होंगी? पहली बात तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मैटरनिटी में कोई भी प्लान कवर नहीं करता है, और दूसरा जो बिंज रिफिल का बेनिफिट है या रिफिल रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो भी मैटरनिटी के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सम इंश्योर्ड अबव द बेस सम इंश्योर्ड यानी बेसिक सम इंश्योर्ड के अलावा है, तो यहां पर रिस्टोरेशन बेनिफिट काम नहीं करेगा। मैटरनिटी में ही नेक्स्ट बेनिफिट आता है न्यूबॉर्न बेबी कवर का, यानी जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसकी एज 90 डेज तक होने तक, क्योंकि 91 डेज के बाद तो आप एडिशनल प्रीमियम देके इसे पॉलिसी में ऐड करवा ही सकते हैं। 90 दिन की एज होने तक अगर उसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, तो जो मैटरनिटी का सम इंश्योर्ड है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 40,000, सी सेक्शन के लिए 60,000, उसमें से ही आपको सम इंश्योर्ड इस्तेमाल करना होगा और बच्चे का इन पेशेंट ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। लेकिन कंडीशन एक और है, मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट किया गया हो, अप्रूव किया गया हो, तभी न्यूबॉर्न बेबी कवरेज का भी लाभ आप उठा सकते हैं। वैक्सीनेशन की भी कवरेज यहां पर आपको मिल जाती है। जब तक बच्चे की एज 2 साल नहीं हो जाती तब तक जो लिस्टेड वैक्सीनेशन है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनकी कवरेज आप मैटरनिटी बेनिफिट्स के तौर पर ले सकते हैं। और फाइनल मैटरनिटी बेनिफिट है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। फ्यूचर में कोई बड़ी डिजीज या बड़ी कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, इसके लिए स्टेम सेल को भी प्रिजर्व करके आजकल रखवाया जाता है, तो वो भी कवरेज आप इस प्लान में ले सकते हैं। जो भी न्यूबॉर्न बेबी कवर है, वैक्सीनेशन है या स्टेम सेल प्रिजर्वेशन है, इन तीनों में ही जो कंडीशंस एप्लीकेबल है वो ये कि आपका मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट होगा तभी आप ये सुविधाएं ले सकते हैं, और जो सम इंश्योर्ड है वो आपके मैटरनिटी सम इंश्योर्ड से इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो नॉर्मल सम इंश्योर्ड है, बेसिक सम इंश्योर्ड है, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दोस्तों आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, उन्हें एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस। अगर आप पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो कितना सम इंश्योर्ड बढ़ेगा? 10% सम इंश्योर्ड हर क्लेम फ्री ईयर पर बढ़ेगा और मैक्सिमम जाएगा 100% तक। यानी अगर मेरी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है और मैं पूरे साल क्लेम नहीं लेता हूं, अगले साल 11 लाख की हो जाएगी, फिर 12 की, 13 की, ऐसे मैक्सिमम 10 से 20 लाख रुपए तक ये सम इंश्योर्ड बढ़ सकता है, जो कि काफी कम है। इसका कंपनसेशन, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो हम एडिशनल यानी एड ऑन फीचर्स में देखेंगे। वहां पर एक फीचर है जिसके जरिए आप इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। दूसरा एडिशनल बेनिफिट है दोस्तों हेल्थ चेकअप प्रोग्राम, यानी कि जो एडल्ट मेंबर है जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है, वो साल में एक बार अपने सम इंश्योर्ड के हिसाब से, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये टेस्ट करवा सकते हैं। और कंडीशन एक है, ये जो भी हेल्थ टेस्ट वो करवाएंगे ये कैशलेस लैब्स में होनी चाहिए, यानी जो पैनल लैब्स हैं आदित्य बिरला के साथ जिनका टाई अप है, उन्हीं लैब्स में आप ये एनुअल चेकअप करवा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों डोमेस्टिक इमरजेंसी असिस्टेंस सर्विस। अगर जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो अपने रेजिडेंस यानी घर के एड्रेस से 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर है और कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो उनकी इवैक्यूएशन के लिए एयर सर्विसेज, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कवरेज भी आपको इस प्लान के अंदर मिलेगी। और इसी में सेकंड कवरेज दोस्तों रिपाट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, यानी कि 150 किलोमीटर से दूर ऐसे ही कोई इंश्योर्ड पर्सन है और अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उनके डेड रिमेन्स हैं
मोर्टल रिमेन्स हैं, मृत अवशेष हैं, उन्हें उनके रेजिडेंशियल एड्रेस तक पहुंचाने का खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी ही बियर करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं एक वैल्यू एडेड बेनिफिट की, जो कि आपके रिन्यूअल पॉलिसी प्रीमियम का 50% यानी आधा अमाउंट तक बचा सकता है। इसे हम कहेंगे दोस्तों हेल्थ रिटर्न्स। हेल्थ रिटर्न्स वो पॉइंट्स हैं जो अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रख के आप इस प्लान के अंदर अर्न कर सकते हैं और रिन्यूअल के टाइम अपनी पॉलिसी रिन्यू करने के लिए भी आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। अब ये हेल्थ रिटर्न्स आप कैसे अर्न करेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना हेल्थ असेसमेंट करवाना होगा, जो कि डिजिटली भी आप कर सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप के द्वारा, या फिर आप जो पैनल लैब्स हैं वहां पर भी साल में एक बार फिजिकली जाकर हेल्थ असेसमेंट करवा सकते हैं। आपकी हेल्थ असेसमेंट के बाद आपको एक हेल्दी हार्ट स्कोर दिया जाएगा। हेल्दी हार्ट स्कोर मिलने के बाद आपकी कैटेगरी डिफाइन कर दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब ये हेल्दी हार्ट स्कोर तो आपको मिल गया, लेकिन आप ये पॉइंट्स कैसे अर्न करेंगे? इसके लिए अब आपको एक्टिव डेज अर्न करने होंगे, यानी जितने ज्यादा दिन आप एक्टिव रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक एक्टिव डे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी वो दिन जिस दिन या तो आप 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं, या 300 कैलोरीज आपने किसी फिजिकल वर्कआउट में बर्न की हैं, या 30 मिनट का कोई भी जिम सेशन किया है, तो उसे आपका एक एक्टिव डे गिना जाएगा। पूरे महीने में 13 दिन से ज्यादा अगर आपके एक्टिव डेज हो जाते हैं तो आपको मंथली प्रीमियम के ऊपर 30% के हेल्थ रिटर्न्स मिलते हैं। और अगर पूरे साल के अंदर आपके 275 से 275 से ज्यादा एक्टिव डेज हो जाते हैं तो आपको 20%, जो आपका सालाना प्रीमियम है उसके 20% के बराबर हेल्थ रिटर्न्स मिलते हैं। यानी मंथली प्रीमियम के 30% ऐसे आपको हर महीने अर्न करने होंगे, और जो एनुअल प्रीमियम है उसका 20%, यानी टोटल मिला के 50% तक के आप हेल्थ रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। अब ये जो हेल्थ रिटर्न वाले पॉइंट्स हैं, इनको आप रिडीम कैसे करेंगे? ये आप रिडीम कर सकते हैं किसी मेडिसिन को खरीदने के लिए, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए, या जैसा कि मैंने बताया अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए भी आप इन हेल्थ रिटर्न्स को रिडीम कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है वीडियो का बहुत ही खास पार्ट, वो है ऑप्शनल कवर। यानी अब तक जो ये फीचर्स मैंने बताए थे ये आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी में मिलेंगे। अब जो ऑप्शनल कवरेजेस मैं आपको बताने वाला हूं ये आप पिक एंड चूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। और सबसे पहला जो ऑप्शनल कवर है वो है सुपर एनसीबी। अब एनसीबी कितना है? एनसीबी सिर्फ 10% है। क्लेम नहीं लेंगे तो 10% आपका सम इंश्योर्ड बढ़ेगा, जो कि बाकी प्लान से कंपैरिजन में काफी कम है। अगर आपने सुपर एनसीबी एड ऑन ले लिया है तो फिर अगर आप किसी भी साल क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका सम इंश्योर्ड 50% बढ़ेगा। मैक्सिमम कितना जाएगा? 100% तक, यानी 2 साल में आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा। लेकिन आपको सुपर एनसीबी एड ऑन इसके लिए चूज करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन कवर है दोस्तों ट्रेवल प्रोटेक्ट। ट्रेवल प्रोटेक्ट में क्या बेनिफिट है? आपके जो ट्रेवल लॉसेज होते हैं, यानी कि फ्लाइट कैंसिलेशन है, ट्रिप कैंसिलेशन है, या लॉस ऑफ बैगेज है, इस तरह के अगर नुकसान होने के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन देगी। लेकिन इसके लिए भी आपको ये एडिशनल बेनिफिट लेना होगा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। थर्ड ऑप्शन बेनिफिट है दोस्तों प्रीमियम वेवर। जो लिस्टेड 20 क्रिटिकल इलनेस हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इनमें से कोई गंभीर बीमारी डायग्नोज हो जाती है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद कोई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई ऐसी अपंगता है, ऐसी डिसेबिलिटी है जो परमानेंट है, जो ठीक नहीं हो सकती, तो 1 साल का आपका इस पॉलिसी का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी वेव कर देगी। लेकिन ये स्टैंडर्ड फीचर नहीं है, ये भी आपको ऑप्शनल फीचर्स के तौर पर लेना होगा। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों ईएमआई प्रोटेक्शन। यानी अगर कोई आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही है, चाहे वो होम लोन की है या किसी पर्सनल लोन की है, जो आप अपने प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करते हैं, और इस पॉलिसी ईयर के दौरान इंश्योर्ड पर्सन की 6 दिन से ज्यादा की हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, तो उस हॉस्पिटलाइजेशन वाले महीने की ईएमआई जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। कंडीशन क्या है? अगर कोई पास्ट का एरियर है या कोई पेनल्टी है तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। जो बेसिक ईएमआई, स्टैंडर्ड ईएमआई आपकी हर महीने आती है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आती है, वो इंश्योरेंस कंपनी जरूर पे कर देगी अगर ये हॉस्पिटलाइजेशन 6 दिन से ज्यादा की है और आपने ये वाला एड ऑन पॉलिसी में लिया है तो। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों नॉन मेडिकल एक्सपेंस वेवर। यानी कि मैं कंज्यूमेबल आइटम्स की बात कर रहा हूं। अगर आप कंज्यूमेबल आइटम्स, कौन कौन से कंज्यूमेबल आइटम एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 में जो दिए गए नॉन मेडिकल आइटम्स है, अगर आप उनकी भी कवरेज चाहते हैं कि ट्रीटमेंट में इनका पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के तौर पर दे, तो आपको ये वाला एड ऑन लेना चाहिए। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों ओपीडी कवरेज, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की कवरेज भी आप ले सकते हैं। अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन या अनलिमिटेड फिजिकल विजिट्स भी आप कर सकते हैं। जिस भी स्पेशलिस्ट को या जनरल फिजिशियन को आप दिखाना चाहें तो वो आप ओपीडी कवरेज के एड ऑन लेने के बाद दिखा सकते हैं। ये जो ओपीडी कवरेज है ये आपको पैनल हॉस्पिटल्स में ही मिलेगी और ये आपको मोबाइल ऐप के द्वारा शेड्यूल या बुक करनी होगी। और फाइनल एड ऑन है दोस्तों रिडक्शन इन मैटरनिटी वेटिंग पीरियड। यानी जो मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड है, चाइल्ड बर्थ के एक्सपेंसेस जो कवर किए जाएंगे वो कितने महीने बाद कवर किए जाएंगे? 36 महीने के बाद। तो इसे आप कम कर सकते हैं, इसे आप 24 महीने भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है जब आप पहली बार पॉलिसी खरीदे, जब आपकी पॉलिसी की इंसेप्शन हो, शुरुआत हो,
उसी टाइम आपको ये एड ऑन लेना होगा, बाद में आप इस एड ऑन को नहीं ले सकते। अब दोस्तों फाइनली बारी आ जाती है वेटिंग पीरियड को डिस्कस करने की, यानी इस पॉलिसी में कौन सा ट्रीटमेंट, किस कैटेगरी की ट्रीटमेंट कितने टाइम के बाद कवर की जाएंगी। सबसे पहली कैटेगरी है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि जब हम पॉलिसी खरीदते हैं और हम बताते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि हमें पहले से ये दिक्कत है, ये दवाइयां हम ले रहे हैं और ये तकलीफ हमें है, इतने टाइम से है, वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पॉलिसी लेने के 36 महीने के बाद ये प्लान कवर करेगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक, यानी जो लिस्टेड ट्रीटमेंट्स होती हैं। स्पेसिफिक वो डिजीज होती हैं जिनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि कोई भी स्टोन है, गॉलब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, हर्निया है, इस तरह की जो दिक्कतें हैं इनको होने में साल 2 साल लग जाता है, तो इनका वेटिंग पीरियड भी 2 साल यानी 24 महीने का है। पॉलिसी अगर आपने एक बार खरीद ली तो चाहे आपको ये पहले से दिक्कत है तो उसका वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाला लगेगा। अगर पॉलिसी लेने के बाद ये दिक्कत आपको डायग्नोज हुई है तो फिर 24 महीने के बाद ही ये पॉलिसी आपको कवरेज देगी। और जो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है 30 दिन का, वो तो रहेगा ही, यानी पॉलिसी लेने के बाद एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ कोई भी इलाज है वो पहले दिन से कवर है, लेकिन उसके अलावा कोई भी सिकनेस है, इलनेस है, बुखार है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब पॉलिसी खरीदने के 30 दिन के बाद आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां तक आपने जान लिया पॉलिसी के अंदर क्या कवरेज है, क्या कवरेज की टर्म्स एंड कंडीशन है, एडिशनल फीचर्स क्या है, वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या क्या मिलेंगी और ऑप्शनल कवर्स भी आपने समझ लिए हैं। अब फाइनली बारी आती है सबसे जरूरी सवाल को डिस्कस करने की कि पूरे साल के लिए कितने पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी को देने होंगे आदित्य बिरला का एक्टिव फिट प्लान लेने के लिए। तो यहां पर जो मैंने सैंपल फैमिली साइज लिया है वो लिया है 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 38 और 35 साल और बच्चों की एज है 11 और 8 साल। सम इंश्योर्ड में आपको बताऊंगा 10 और 15 लाख रुपए के हिसाब से, दोनों का ही प्रीमियम आपको बताऊंगा, और प्लस और प्रेफर्ड दोनों वेरिएंट्स का ही प्रीमियम आपको बताऊंगा, क्योंकि प्लस वेरिएंट के अंदर मैटरनिटी का फीचर नहीं है और जो प्रेफर्ड वेरिएंट है उसके अंदर मैटरनिटी भी इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ मैंने एक और चेंज किया है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्लान है उसके अंदर एनसीबी बहुत कम है, इसलिए मैंने इन दोनों ही एग्जांपल्स के अंदर सुपर एनसीबी एड ऑन को ऐड किया है। वो ऐड करके ही मैं प्रीमियम आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले प्लस वेरिएंट का प्रीमियम जानते हैं, जिसके अंदर मैटरनिटी नहीं है, सुपर एनसीबी इंक्लूडेड है एज ए एड ऑन। तो प्लस वेरिएंट अगर आप लेते हैं 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के साथ तो आपको 1 साल के 21,395 रुपए देने होंगे। वहीं पर अगर प्लस वेरिएंट आप 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड चूज करते हैं तो फिर आपको 25,863 रुपए देने होंगे। अब ये तो बात हुई प्लस वेरिएंट की, यानी मैटरनिटी कवरेज आपको नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपको मैटरनिटी की भी कवरेज चाहिए फिर आपको प्रेफर्ड वेरिएंट लेना चाहिए, जिसके अंदर सुपर एनसीबी मैंने ऐड कर दिया है। अब यहां पर 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड अगर आप लेते हैं तो आपको प्रीमियम देना होगा 1 साल का 25,977 रुपए, और 10 लाख की बजाय अगर 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड करते हैं तो 30,445 रुपए आपको पे करने होंगे पूरे 1 साल के लिए, जिसमें सुपर एनसीबी और मैटरनिटी भी कवर्ड है, क्योंकि ये है प्रेफर्ड वेरिएंट ऑफ आदित्य बिरला एक्टिव फिट प्लान। तो दोस्तों ये हमने समझा आदित्य बिरला का एक्टिव फिट प्लान, इसके दोनों वेरिएंट्स में क्या डिफरेंस है, मेजरली मैटरनिटी का ही डिफरेंस है। उसके अलावा लेने की एलिजिबिलिटी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कवरेज और बेनिफिट्स का क्या है। रूम रेंट का खास ख्याल रखें दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने सिटी के इन्फ्लेशन से, यानी ज्यादा महंगा कोई खर्चा अगर आपको हॉस्पिटल चार्ज करता हुआ दिखे तो आपको वहां पे खुद अपना एक्शन लेना है, क्योंकि इसका असर आपके क्लेम अमाउंट से डिडक्शन पर पड़ सकता है। इस बात का आप खास ख्याल रखें। बाकी सारे जो फीचर्स हैं मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर किसी पॉइंट को, किसी कवरेज को, किसी बेनिफिट को लेकर अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप सवाल पूछना चाहते हैं या ज्यादा डिटेल में मैं उसे डिस्कस नहीं कर पाया हूं, तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई हो या इस वीडियो से आपका कुछ फायदा हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जो मेरे एजेंट मित्र हैं वो भी इस वीडियो के जरिए इस प्लान को समझकर अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं इस प्लान की कवरेज के बारे में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट टाइमली मिलता रहेगा। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।